जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग लेके फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अधिकारी सीरीज के तहत हम लोग देख रहे थे आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश और पीसीएस के जो क्वेश्चन हैं वो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें 2 सीरीज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। ओके, प्रैक्टिस सेट 2 हम लोगों ने कर लिया है और ये हम लोगों का आज का सेशन 3rd होगा। और इसमें बेसिकली हम लोग साइंस का पार्ट लेके चल रहे थे और साइंस में भी अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री हम लोग लेके चल रहे थे। 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपको देखना है तो कृष्णा स्टडी मस्ती पे आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि अगर बरसात का मज़ा लेना चाहते हैं, किसका मज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इस समय जो मौसम है ना बारिश का बिल्कुल लाजवाब है, तो उसी के लिए कहा गया है कि अगर बरसात का मज़ा लेना चाहते हैं तो इन आँखों में आ बैठे। बरसात का मज़ा लेना चाहते हैं तो इन आँखों में आ बैठे। वो बरसों में कई बार बरसती है, वो बरसों में कई बार बरसती है, ये बरसों से बरस रही हैं। कहने का परिप्रेक्ष्य ये है यहाँ पे राइटर का कि बारिश जो, अगर आप बारिश का मज़ा लेना चाहते हैं तो आँखों में आ बैठिए, क्योंकि बारिश जो होती है ना बरसों में कई बार होती है। जैसे होता है ना, बारिश आज होगी, कल होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, फिर उसके कुछ दिन के बाद बारिश होगी। तो उसीलिए कि बरसों में कई बार बरसती हैं, लेकिन ये जो आँखें हैं ना ये बरसों से बरस रही हैं। आँखें क्या हो रहा है, बरसों से बरस रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें अपने आप को बचा के रखना है। अगर हम अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे तो हमें हर एक चीज़ें क्या होगा, मुश्किल नज़र आएगा और बाद में पछतावा के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। लोगों को लगता है कि नहीं सही है, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चीज़ें बिगड़ती हैं तब जाके पता चलता है। तो चलिए बने रहिएगा सेशन में अंततः और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोगों का आज का क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो बड़े उम्दे क्वेश्चन में लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। देखिएगा, ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे हम क्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समदाबिक कहते हैं, आइसोबार, या फिर समावयवी कहते हैं, आइसोमर्स, या फिर सम न्यूट्रॉनिस कहते हैं, आइसोटोन्स, या समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप। तो अगर हम बात करते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो इस लिहाजे से हमारा डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इसमें क्या हो जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइसोटोप्स उसको कहते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कि इसमें भिन्न भिन्न होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए आगे की अगर हम बात करते हैं, जैसे देख लीजिएगा कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। वे किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह नहीं है कि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किंतु उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोगों का रहा कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक होते हैं जो कि एक ही तत्व के होते हैं जिनका परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। परमाणु भार भिन्न है परंतु परमाणु क्रमांक समान है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान है। उपयुक्त में से
कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो इज द करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। बी क्या होगा, बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा दिया है और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक को आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की, ये कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहती है किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या जो है कि भिन्न होती है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। अगर हम इसमें बात करते हैं आइसोटोप्स समस्थानिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा कि प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन, बड़ा ही उम्दा है और इसमें दिया गया है कि सब में निम्न में सम न्यूट्रॉनिक्स समूह हैं। तो हमें समूह का पता करना है। अगर हम देखते हैं ना कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स की सम न्यूट्रॉनिक की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इस 12 में से 6 को निकाल दीजिए, मतलब घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 14 में से 7 को माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए और ये जो संख्या है ना ये पूरा बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये संख्या इक्वल आती है, ठीक है, या तो 0 0 आए या 1 1 आए या फिर 2 और 2 आए, ठीक है, या फिर 3 3 आए। कहने का तात्पर्य है कि जो भी इसमें अंतर आएगा वो तीनों में क्या होगा, समान आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि किसके जो कि समान आते हैं। जो समान आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाए, सम न्यूट्रॉनिक समूह हो जाएगा। अगर 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा हमारा। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें हम लोगों का 8 बचेगा। तो ये तीनों क्या समान है, समान नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें बी में, तो इसमें से अगर घटाते हैं तो 6 बचेगा, इसमें से घटाते हैं तो 7 बचेगा और इसमें से अगर घटाते हैं तो 10 बचेगा। तो ये भी हमारा क्या है, समान नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। आगे देखते हैं सी ऑप्शन। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 14 में से अगर सॉरी माफ़ करिएगा मिस्टेक हो गया, अगर 14 में से हम अगर 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 14 में से अगर 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 16 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब आते हैं सी। अगर 3 ऑप्शन अगर हम लोग रिजेक्ट कर दिया है तो चौथा ऑप्शन तो करेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन एक बार हम इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 15 में से 7 घटाएंगे तब भी 8 ही बचेगा और 16 में से अगर 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो ये क्या है, तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इस वजह से हमारा डी आंसर क्या होगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इसको हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे इसमें कहा गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक्स आइसोटोन्स कहलाते हैं। ओके, न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमानों की संख्या माइनस जो होता है प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब अगर न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमानों की संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं। तो वही देखिए 14 में से 6 को घटाए हैं तो 8 आया है, 15 में से 7 को घटाए हैं तब भी 8 आया है और 16 में से 8 को घटाए हैं 8 आया है। मतलब हमारे कहने का कि ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल हैं। इस वजह से हमारा अगर आंसर की बात करें तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने हमारा अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो जैसे कि आप देखिएगा बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, गाइगर काउंटर से मापी जाती है, या इस सिस्मोमीटर से मापी जाती है कि ओमीटर से मापा जाता है। तो हमें बताना है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, यह किस में मापी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं यह किस में मापी जाती है, तो यह मापी जाती है हमारा गाइगर काउंटर में। ठीक है, तो इस लिहाजे से करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाइगर काउंटर से क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और भी चीज़ों को। तो गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक चीज़ और आपको याद रखने की बात है कि गीगर काउंटर को गीगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार का एक कण सूचक है, संसूचक है, जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया है। ओके, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि इसकी किस मीटर में, मतलब कौन से मात्रक में मापी जाती है, वो यंत्र का नाम क्या है। और अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया है। रदरफोर्ड ने किया है, वैकुलेल ने किया है, बोर ने किया है, मैडम क्यूरी ने किया है। अगर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की आविष्कार की, तो वह किसने किया है, तो वो किए हैं हमारे बैकुरेल ने किया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो होगा इस क्वेश्चन का बी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अब यहीं पे इस यूनिट को हम लोग समाप्त करते हैं और देख लेते हैं आगे क्या है कि अंस्टोइन हेनरी वेकुलम एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज उनके इस स्फुत दीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की गई थी। तो इस तरीके से हम लोग इस यूनिट को वहीं समाप्त करते हैं। अब अगले अगर यूनिट की अगर बात करते हैं तो अगला यूनिट आपके सामने ये रहा हमारा। ठीक है, अगर अगले यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला यूनिट, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। तो हमें देखना है अब ये दोनों चीज़ें अब हमें देखना है कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि के बारे में अब हमें चर्चा करना है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये है हम लोगों का यूनिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा हम लोगों का 2। तो यूनिट 2 आज से हम फिर अभी इसके आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हमें बताना है कि भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है। दिया है कि हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, या फिर पानी में चीनी का घुलना। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर पदार्थों को बांटा गया है तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो ये उसी का क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, एक इसमें से उदाहरण है। बाकी जो उदाहरण आपको दिखाई दे रही है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हवा में चांदी के, तो रासायनिक परिवर्तन है ये हम लोगों का। ओके, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी में चीनी का घुलना ये रासायनिक नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो इस लिहाजा से हमारा डी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए इसमें कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन की अगर बात करें तो ये है कि भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक
प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रियाएं अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती हैं। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का जो है उसको अगर हम वाष्प में बदलते हैं तो वो परिवर्तन कहलाता है हमारा। प्राकृतिक कहलाता है, भौतिक कहलाता है, रासायनिक कहलाता है या जैविक कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि वाष्पन द्वारा पुनः चीनी को प्राप्त किया है। पानी में चीनी को हम लोग घुल देते हैं तो यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और जब घुल के जब उसको हम लोग वाष्पन के द्वारा वाष्प बन के अगर वो परिवर्तित होता है तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन के द्वारा ही इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल का वाष्प में बदलना यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें अपनी वस्तु पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा देने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तित जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो हमारा इस लिहाजे से करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमें बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, या फिर कह रहा है कि सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, या फिर सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुल जाना। हमें बताना है क्या, तो हमें बताना है रासायनिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो उसके दृष्टि से सब्जियों को पकाने पर मुलायम हो जाना ये हमारा आ जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। यह रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन प्रिज्म से अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर सनी हुई मिट्टी को सुखा देते हैं तो वो भंगुर हो जाती है, तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। और नमक का पानी में घुलना, तो ये भी क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो ए सी डी ये तीनों के तीनों भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना ये हमारा रासायनिक परिवर्तन के तहत आएगा। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कशन कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रसायन में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता। जो एक बार बदल गया वो फिर अपने पुराने अवस्था में नहीं आ सकता है। अर्थात रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो अस्थायी होती है एवं सामान्यतः अनुक्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर वो मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या अगर सब्जियों में से अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जो सब्जियां अपने पुनरित अवस्था में, जो कि पुनः जो पीछे जो अवस्था में पहले थी उसमें आ सकती हैं, तो ये असंभव है। इसलिए से रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा होती है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो अपने पुनः मतलब पिछले अवस्था में फिर से आ नहीं सकता, ठीक है, उसको हम ला नहीं सकते। वही होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। ओके। और भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसको हम पिछली अवस्था में उसको वापस ला सकते हैं। ओके, चलिए बने रहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो आगे देखते हैं। और जैसे कि मैं आपको इसके पहले डिस्कशन कर रहा था, जैसे मान लीजिए कि आप एक लड़के हैं, ओके, चाहे आप एक लड़की हैं, अगर आपकी शादी होती है, अच्छी बात है, तो आप क्या कर रही हैं, किसी के साथ क्रिया कर रही हैं।
अगर वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या आप अपने पहले जिसे जीवन में क्या पीछे स्थापित हो सकती हैं। आप चाहे डिवोर्स ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आप पहले जैसे जीवन में स्थापित नहीं हो सकती हैं। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत आएगा, क्योंकि आपने अपना जीवन को जो है कि तहस नहस कर चुके हैं। तो शादी करने से पहले एक अच्छे खासे पायदान पे आप खड़े हो जाइए, क्योंकि जैसे किसी शायर ने ही कहा है कि अगर आप उस नौकरी से पहले अगर शादी करते हैं तो जीते जी आपको नर्क के दर्शन करने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन कि संरक्षण के उदाहरण हैं। संरक्षण का जो है कि संक्षारण का उदाहरण है, माफ करिएगा, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो क्या क्या इसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिल्वर पर काले रंग की परत बनाना, तांबे पर हरे रंग की परत बनाना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनाना, उपयुक्त में से तीनों या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं किसका, संक्षारण के उदाहरण की, तो ये तीनों के तीनों जो है कि करेक्ट ऑप्शन के तहत आ जाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हैं, इसमें सही हैं, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस री एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का सैन्य क्षय, ठीक है, होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये संक्षारण के उदाहरण हैं। ओके, मतलब क्षय होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, खत्म होता है, क्षय किया जाता है। ओके, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, तो आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमें बताना है इन तीनों जो स्टेटमेंट है इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छे से आसानी हो जाए। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन होता है, या फिर बर्फ का गलन होता है, दूध का स्कंदन होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कर सही उत्तर का है जो कि चुनना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल एक सही है और दो सही है, बी कह रहा है कि केवल तीन सही है, सी कह रहा है कि एक, दो और तीन तीनों सही हैं, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं सही है। अगर हम बात करते हैं किसका, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण का, तो इसमें हम लोगों को एक ही मिलेगा। वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा दूध स्कंदन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। इस वजह से बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ का गलना और बर्फ़ को हम अगर फ्रिज में रखते हैं तो वो अपने पुनः अवस्था में क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। सोडियम का क्लोराइड जो होता है, ठीक है, ये भी अपने पुरानी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। लेकिन दूध का अगर स्कंदन हो गया तो ये अपने पुनः अवस्था में स्थापित नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपका दूध फट गया है, ठीक है, या फिर दही बन गई है, तो क्या हम उसको फिर दूध बना सकते हैं, कभी भी नहीं बना सकते हैं। और रासायनिक उदाहरण ही, रासायनिक परिवर्तन ही वही चीज़ कहलाता है कि जो वस्तु, जो धातु जो भी क्रिया करती है, अगर वो क्रिया करके एक नया रूप बनाती है और पुनः अपने पिछली अवस्था में वापस नहीं आ पाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस लिहाजे से हमारा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केवल 3 ऑप्शन, इसका 3 स्टेटमेंट सही है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे दिया है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन, ठीक है, कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आगे दिया है कि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज का जलना, ये सारे जो उदाहरण होते हैं वो जो है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के तहत आते हैं, क्योंकि इसको एक क्रिया में बदल जाती है, एक अवस्था में बदलने के बाद इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाजे से हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इस लिहाजे से हमारा इसमें बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए आते हैं, ये से क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिल रहे होंगे। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन हम लोगों का IAS प्री 2001 के तहत ये पूछा गया था। अब इसमें आता है, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा यहाँ पे कथन, और ये दे दिया जाएगा कारण, रीजन। आपको इसमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर सही है, दोनों सही हो सकते हैं या फिर दोनों गलत होंगे, एक सही होगा एक गलत होगा, और ये तो फिर सही होगा कि दोनों सही होंगे और एक दूसरे की ये व्याख्या कर रहा होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। ये हमारा क्या कह रहा है, तो स्टेटमेंट कह रहा है। अगर कारण, रीजन की अगर बात करते हैं, तो उच्चतर तापमान पर आणविक गति और धुत हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो है कि कारण हो गया, रीजन हो गया। अब हम देखते हैं आगे कि आगे क्या सही है। तो आगे जैसे देखिएगा कि कहा है कि जैसे ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये चार ही क्वेश्चन, चार ही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, ये हमारा कथन था, और कारण था कि उच्चतर तापमान पर आणविक गति धूर्त हो जाती है। तो इस लिहाजे से हमारा ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, आर कारण भी सही है और रीजन भी सही है। तो इस लिहाजे से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमारा स्पष्टीकरण हो रहा है, एक दूसरे को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इस लिहाजे से हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिकारकों का जिस पर ताप अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही क्या होती है, तेज हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको डिस्कशन भी अच्छे से समझ में आ रहे हों। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जल, ये है कि जल अपघटन में ऊर्जा। ओके, अब देखिएगा, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा जो है कि किस रूप में उत्पन्न होती है, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या अम्ल के रूप में। अगर हम बात करते हैं जल अपघटन अगर होता है तो उसमें ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊष्मा के रूप में क्या होती है कि जो जल अपघटन होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में हमें दिखाई देती है या उत्पन्न होती है। चलिए आइए देख लेते हैं। जल अपघटन हाइड्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन का अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा जो होता है ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का, सॉरी माफ़ करिएगा। और ये है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को बहुत कम ताप पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इनमें से कोई, तो हमें बताना है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है तो उसमें क्या होता है। तो उसमें अगर हम राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक क्या किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्चुराइजेशन के तहत इसलिए रखा जाता है, दूध को हम लंबे समय तक रख सकते हैं तो इसीलिए दूध को एक स्थिर ताप पे गर्म किया जाता है, फिर उसको अचानक क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन प्रक्रिया के तहत रखते हैं। ओके,
उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है कि पाश्चुराइकरण। ओके, यह खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुईस पाश्चर ने किया था। तो इस विधि की खोज किसने किया था, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि लुईस पाश्चर ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया है और इसी के लिए इसका नाम पड़ गया पाश्चुराइकरण। ठीक है, इसमें दूध को 145 फ़ारेनहाइट पे क्या किया जाता है कि इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। 145 से 150 फ़ारेनहाइट के तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसके पश्चात उसे 55 फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक जो कीटाणु होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओके, तो चीज़ें मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला है कि पाश्चुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से, दूध के निर्जलीकरण से, दूध के किण्वन से या दूध के आश्वन से। तो हमें बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो ये हमारा इज द राइट ऑप्शन, इसमें ए हो जाएगा। दूध के निर्जमीकरण से क्या है, संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे अगर देखते हैं तो पाश्चुरीकरण या पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का निर्जलीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक 70 डिग्री, कितना 70 डिग्री से 85 डिग्री तक के तापमान पर रखते हैं। उसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने किया था, अतः इसे लुईस पाश्चरीकरण भी कहा जाता है। तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही उम्दा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें नहीं वाला बताना है। तो ये कह रहा है कि अलवणीकरण जो होता है वो समुद्र का जल होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अलवणीकरण जो होता है वो क्या समुद्र का जल होता है, या फिर प्रतिलोम परासरण जो होता है पेयजल होता है, या फिर विकृतीकरण जो होता है प्रोटीन होता है, या फिर पाश्चुरीकरण जो होता है वो चाय होता है। तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस लिहाजा से हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन हैं ये तीनों के तीनों सही हैं, ये सुमेलित हैं। अलवणीकरण जो है कि समुद्री जल होता है, बिल्कुल सही है। अगर प्रतिलोम परासरण की बात करें तो पेयजल हो जाएगा, और विकृतीकरण की अगर बात करें तो प्रोटीन हो जाएगा। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हम सुमेलित हैं। लेकिन पाश्चुरीकरण जो है कि यह चाय है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, यह इससे सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट कर लिए हैं। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, और चलिए हम इसको यहाँ पे द एंड करने से पहले इसके थोड़ा सा डिस्कशन की बात कर लेते हैं। डिस्कशन की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया है कि पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जलीकरण रोगजनक जीवाणु को नष्ट करके उनकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने किया था। तो इस तरीके से जो पाश्चुरीकरण है वो चाय पे लागू नहीं होता है, सिर्फ इसमें दूध पे ही लागू होता है। तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट था। सेशन आपको कैसा लगा आप बिल्कुल ही हमें कमेंट करके बताइएगा, और उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करिए, जैसे कि ये वीडियो अन्य लोगों के पास पहुंच सके जिनका भी पेपर पीसीएस का अभी फ़िलहाल होने वाला है, या फिर आरओ एआरओ का अगर पेपर होने वाला है तो उसमें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस तरीके से आपको ये सेशन कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।